नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर हूं इस वक्त अपनी बेहद खास पेशकश खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान, जिसके जरिए हम कोशिश करते हैं उन तमाम अहम खबरों की तह तक पहुंचने की जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती। तो शुरुआत करते हैं आज के खास कार्यक्रम की। सबसे पहले रुख करेंगे चंडीगढ़ का। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में आज एसवाईएल को लेकर बेहद अहम बैठक होने वाली है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिवों समेत तमाम अधिकारी भी शामिल होंगे दोनों राज्यों के। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एसवाईएल का निर्माण करने की जिम्मेदारी सौंपी हुई है। इस बीच आज होने वाली ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। चंडीगढ़ में होगी अहम बैठक। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और तमाम आला अधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहले ये ताकीद कर चुका है केंद्र को कि वो एसवाईएल का निर्माण करवाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसवाईएल का निर्माण कराने की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है केंद्र सरकार को। हमारे साथ इस खबर पर अनिल मोर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, सीधे जुड़ चुके हैं। उन्हीं का रुख करेंगे इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए। अनिल, एसवाईएल का मुद्दा सालों पुराना है। हरियाणा और पंजाब के बीच जब देखो जब इस मामले को लेकर जोर आजमाइश चलती रहती है। आज का दिन बेहद अहम है अनिल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत की अध्यक्षता में पंजाब में बैठक होगी। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, तमाम आला अधिकारी इस बैठक का हिस्सा होंगे। क्या लगता है अनिल, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद और आज की इस बैठक में कोई मुस्बत, कोई पॉजिटिव नतीजा निकलेगा क्या एसवाईएल के मुद्दे को हल करने के लिए? देखिए मुमताज, 4 अक्टूबर को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कड़ी फटकार पंजाब सरकार को लगाई थी और पंजाब सरकार को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां की गई थी वो भी काफी कड़ी थी। और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार एक बार फिर केंद्र सरकार आ गया है। केंद्र की तरफ से एक बार फिर मध्यस्थता के जरिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही। इसी कड़ी में आज एक बार फिर हरियाणा और पंजाब की बैठक होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी अध्यक्षता में बैठक होनी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक में मौजूद रहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा और पंजाब के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, मुख्य सचिव हैं, इसके अलावा जल शक्ति डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो भी अधिकारी वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। एक बार फिर केंद्र की कोशिश रहेगी कि मध्यस्थता के जरिए बीच का रास्ता निकाला जाए। हालांकि पिछली तारीख पर जब पंजाब सरकार की तरफ से एक बार फिर मना किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि उनके पास देने को पानी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया था कि बात फिलहाल पानी की नहीं है, बात यहाँ पर नहर निर्माण की हो रही है। क्योंकि जो भी हरियाणा पंजाब के बीच जल समझौता हुआ था उसके बाद लगातार जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए, पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करता रहा। और जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में जो पंजाब सरकार की तरफ से कानून बनाकर जो जमीन अधिकृत हुई थी एसवाईएल नहर के लिए, उस जमीन को पाटने का काम भी पंजाब सरकार ने किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले पंजाब सरकार को यही कहा है कि जो जल का बंटवारा क्या होगा वो तो बाद की चीज है, लेकिन सबसे पहले नहर का निर्माण होना चाहिए। इसी कड़ी में आज एक बार फिर बैठक होगी। शाम 4 बजे एक होटल में बैठक होनी है जिसमें जो हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे, केंद्र की तरफ से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहेंगे। और कहीं ना कहीं केंद्र की इस बार कोशिश रहेगी कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उन आदेशों की कहीं ना कहीं पालना करवाई जाए। अब देखना ये होगा कि हरियाणा और पंजाब का क्या रुख रहता है। हरियाणा का रुख हमेशा पॉजिटिव रहा है क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे कि हरियाणा को उनका हक मिलना चाहिए। हालांकि पंजाब सिरे से इस बात से डिनाई करता रहा है, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के तमाम मंत्री हैं, वो सिरे से इस बात को नकारते रहे। वो साफ तौर पर मना करते रहते हैं कि उनके पास देने को एक बूंद भी पानी नहीं है, वो पानी नहीं देंगे। लेकिन जो आज की बैठक है, आज की बैठक में क्या कुछ चर्चा होती है, पंजाब की तरफ से नई बात क्या रखी जाती है, या पंजाब पुरानी ही बात पे डटा रहता है कि उनके पास देने को पानी नहीं है, पानी वो देंगे नहीं। लेकिन आज की बैठक में केंद्र की तरफ से क्या कुछ बातें रखी जाती है। अनिल, पंजाब में क्या सरगर्मियां हैं आज की इस बैठक को लेकर, ये भी जानेंगे हम अपनी साथी हरसिमरत पॉल से। फिलहाल अनिल, एक अहम सवाल ये भी है कि ये बैठक आखिर किस वक्त शुरू होगी? देखिए बैठक का समय 4 बजे है। एक होटल में बैठक होनी है जिसमें हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में बैठक होनी है।
ठीक है अनिल, हम हरसिमरत पॉल का रुख करेंगे। यहाँ पंजाब का वर्जन क्या है आखिर आज की इस बैठक को लेकर? हरसिमरत, काफी अहम बैठक है। एसवाइएल का मुद्दा हमेशा से सुर्खियों में रहा है। पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के अलग निर्देश हैं इसे लेकर। अब आज की इस बैठक से पंजाब का क्या रुख निकलकर सामने आता है? हरसिमरत, हरियाणा की तरफ से तो हमेशा इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश की जाती रही है, आप जरा बताइए पंजाब में किस तरह की प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से एसवाईएल की अगर बात है तो इसको लेकर के पंजाब जो है वो बहुत संजीदा है। पंजाब का कहना है कि जब एसवाईएल की बात हुई थी उस समय पंजाब में बहुत पानी था, क्योंकि जिस तरह से नाम भी इसका पंजाब 5 आप नहीं थी। पर अब जब एसवाईएल का प्रॉपर समय आया है, उसको बनाने की बात की जा रही है, तो ये निकलकर सामने आया है कि पंजाब की धरती भी अब उतनी अनुकूल नहीं रही है, उतना पानी यहाँ पर नहीं रहा है। तो ऐसे में पंजाब सरकार का कहना है, चाहे वो अब आम आदमी पार्टी की सरकार आई है वो कहे, चाहे कांग्रेस की सरकार कहे, तो ऐसे में सभी का एक सुर में यही कहना है कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है अन्य किसी और राज्य को देने के लिए। तो ऐसे में पंजाब से एसवाईएल का निकलना थोड़ा मुश्किल है और इसको लेकर के काफी समय से सरगर्मियां जो है बनी हुई है। जैसे कि सब जानते हैं कि इससे पहले भी एक मीटिंग जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के बीच में हुई थी और सेम आज बैठक एक और होने वाली है, जिसके अंदर पंजाब सरकार की तरफ से ये रुख बिल्कुल साफ किया गया है कि वो दोबारा अपने यही बात दोहराएंगे कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है अन्य किसी राज्य को देने के लिए। तो ऐसे में कोई और अगर सॉल्यूशन है तो उसके ऊपर जरूर विचार किया जा सकता है, पर फिलहाल पंजाब के पास तो पानी नहीं है। ठीक है हरसिमरत, बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी भी हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे आज की इस अहम खबर पर। जितेंद्र, बेहद अहम खबर है एसवाईएल को लेकर। पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों के लिए हमेशा सियासी मुद्दा भी रहा है और किसानों का भविष्य तो इससे जुड़ा ही हुआ है। आज काफी अहम बैठक है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में। जितेंद्र, हम वापस कोशिश करेंगे राब्ता करने की अपने स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी से। फिलहाल आपको तफसील बता रहे हैं, आज मुख्य सचिव भी इस बैठक में मौजूद होंगे, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद होंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है आज चंडीगढ़ में। शाम 4 बजे का वक्त रखा गया है एसवाईएल के मुद्दे को लेकर। बेहद अहम ये बैठक है जिसमें पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो इस खबर के हवाले से तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। एसवाईएल को लेकर दोनों राज्यों के बीच काफी लंबे वक्त से विवाद चला रहा है। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जितेंद्र, ये मुद्दा बड़े तौर पर सुर्खियां बटोरता रहा है पिछले काफी वक्त से हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों में। एसवाईएल ने खूब सियासी सुर्खियां भी बटोरी हैं, इसको लेकर कई बार वाहवाही बटोरने की भी कोशिश की गई है। आज की बैठक लेकिन काफी अहम है जितेंद्र, जो चंडीगढ़ में आयोजित की जा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। क्या लगता है जितेंद्र आपको, क्या आज कोई अहम हल निकल सकता है इस मुद्दे का, या आज फिर चर्चाओं की भेंट चढ़ जाएगा एसवाईएल का मुद्दा? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें मुमताज, जिस तरीके से एसवाईएल यानी सतलुज यमुना लिंक जो होना चाहिए उस पर दशकों से सियासत या लड़ाई का माहौल ही बना रहा है। आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत की अध्यक्षता में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री की बैठक होगी। दोनों राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं, जो इरिगेशन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो इस बैठक के अंदर मौजूद रहने वाले हैं। खासतौर से अगर हम बात करें इस मसले पर, पहले भी हरियाणा और पंजाब की बैठकें हो चुकी हैं। मौजूदा सरकार जो है हरियाणा और पंजाब में, उनके मुख्यमंत्रियों की भी बैठक हो चुकी है, लेकिन नतीजा हमेशा एक ही निकल करके आता है कि पंजाब के पास पानी नहीं है, एक बूंद भी पानी नहीं दे सकते। सियासत पंजाब के अंदर इस मसले पर होते हुए नजर आती है। आज हो रही इस बैठक से ज्यादा उम्मीद इसलिए की जा सकती है क्योंकि अक्टूबर माह के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने खासा सख्ती इस बात को लेकर के दर्शाई है पंजाब के प्रति कि पंजाब का जो अड़ियल रवैया बना हुआ है, उस रवैये को पंजाब जो है साइड रख करके जिस प्रकार के निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए जा रहे हैं उस अनुसार आगे बढ़े तो बेहतर होगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट पर को भी इस पर आगे कदम उठाना होगा, सख्ती करनी होगी। इस प्रकार का कड़ा रुख पंजाब के प्रति सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दर्शाया गया था। इसका कारण भी ये था कि पिछले काफ़ी समय से अगर हम बात करें तो हरियाणा के हक में जो फैसला है एसवाईएल के मसले पर आ चुका है और उस फैसले के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला लंबित नजर आ रहा है। पिछली सुनवाई यानी करीब 4 अक्टूबर को ये सुनवाई हुई थी और पिछली सुनवाई के दौरान अगर हम बात करें तो ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि केंद्र सरकार जो एसवाईएल नहर की जो ज़मीन है
उसका सर्वे करें, ये देखें कि जमीन संरक्षित है और इसको सुनिश्चित करने के साथ साथ नहर निर्माण करवाने को लेकर के दोनों ही राज्यों के बीच में मध्यस्थता करें, पंजाब सरकार के साथ भी, हरियाणा सरकार के साथ भी। आज हो रही ये बैठक इस बात को दर्शा रही है कि अगले महीने यानी जनवरी माह के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो पूरी रिपोर्ट है वो जहां केंद्र सरकार को पेश करनी है, तो वहीं दोनों सरकारों का इसके प्रति क्या रवैया रहा इसकी जानकारी भी देनी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत आज शाम 4 बजे चंडीगढ़ में निजी होटल के अंदर एक बैठक इन दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करने जा रहे हैं। वो अब से कुछ ही देर बाद चंडीगढ़ में गजेंद्र शेखावत पहुंच जाएंगे। उससे पहले अधिकारी भी अपना खाका जो है तैयार करे बैठे हैं। अब ये देखना है कि दशकों से ये मसला जो सियासत और लड़ाई का बना हुआ है, इस मसले पर सतलुज यमुना लिंक किस तरीके से जो पूरे तौर पर धरातल पर उतर करके आती है, या फिर अभी भी ये मसला सियासत और लड़ाई का ही बना रहेगा। जी ठीक है, आपने जितेंद्र इसके लिए इंतजार करना होगा बैठक के नतीजे का। जितेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ, एक और अहम खबर पर आपका रुख करेंगे। बता दें अपने दर्शकों को कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिशा कमेटी की बैठक करेंगे हरियाणा निवास में सुबह 11 बजे, यानी अब से थोड़ी देर बाद बैठक होगी। संबंधित वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, साथ ही कई प्रमुख नेता भी मौके पर मौजूद रहेंगे। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड बने हुए हमारे साथ लगातार। दिशा कमेटी की बैठक भी है आज। जितेंद्र सुबह तकरीबन 11 बजे यानी अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस कमेटी के बारे में तफसील से बताइए जितेंद्र, और आज की इस बैठक का मकसद क्या है, ये भी हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल मुमताज, अगर हम बात करें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आज 2 महत्वपूर्ण बैठकें चंडीगढ़ के अंदर ही हैं, जिसमें दिशा कमेटी की बैठक 11 बजे सुबह हरियाणा निवास के अंदर शुरू होने जा रही है अब से कुछ ही देर बाद यानी कि, और शाम 4 बजे SYL की जो बैठक है वो एक निजी होटल में होने जा रही है जो कि चंडीगढ़ में ही होगी। ये 2 प्रमुख कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के रहने वाले हैं। दिशा कमेटी की जहां तक बात की जाए तो किस प्रकार से जो कार्य हैं वो दिशा कमेटी के अंतर्गत किए जा रहे हैं, इसके अंदर कुछ नेताओं को भी जो है शामिल किया जाता है दिशा कमेटी में। वो तमाम नेता भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं, अधिकारी भी इसके अंदर मौजूद रहेंगे, और किस प्रकार से दिशा कमेटी के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा को लेकर के ये पूरी बैठक की जा रही है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की जाएगी। और आज सुबह 11 बजे जैसा कि हमने बताया कि 11 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें तमाम नेता अधिकारी जो है मौजूद रहने वाले हैं और दिशा कमेटी के अंतर्गत किस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों की समीक्षा को लेकर के और आगामी दिशा निर्देशों को लेकर के समय समय पर इस प्रकार की बैठकें मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ के अंदर करते हुए नजर आते हैं। मुमताज, जितेंद्र गुजारिश है आपसे, एक और खबर पर आपका रुख करेंगे, आप कुछ वक्त और बने रहे हमारे साथ। अपने दर्शकों को बता दें कि ग्रुप डी के 13,536 पदों पर भर्ती के मामले में अहम अपडेट है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। 5 अंकों के लाभ पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार को अब जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए। ग्रुप डी के 13,536 पदों पर भर्ती के मामले में अहम अपडेट दे रहे हैं आपको। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि 5 अंकों के लाभ पर रोक लगाई जा रही है। अब इस मामले में हरियाणा सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए। जितेंद्र चौधरी बने हुए हमारे साथ। जितेंद्र, ग्रुप डी के तकरीबन 15,536 अभ्यर्थी हैं, या इतने हजार लोगों के मुस्तकबिल का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं? हरियाणा सरकार को अब इस पर जवाब देना है। 5 अंकों का फायदा उठाने पर अब रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से। आप तफसील से बताइए जितेंद्र, शुरू से आपने इस खबर पर नजर बनाई हुई है। देखिए मुमताज, ये मसला जुड़ा हुआ है ग्रुप डी के 13,536 अभ्यर्थी जिनकी तरफ से इस एग्जाम को दिया जा चुका है। इसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। इसके रिजल्ट को लेकर के भी कुछ प्रक्रिया HSSC की तरफ से बनाई गई है प्रेफरेंस को लेकर के, क्योंकि ग्रुप सी का भी जो एग्ज़ाम है वो आगामी 30 और 31 तारीख को होना है। इससे पहले भी ग्रुप 56-57 का एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है, लेकिन इस प्रकार के जो अभ्यर्थी हैं जो कॉमन दोनों एग्जाम को दे चुके हैं उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में सीट खाली ना रहे, इसके प्रेफरेंस को लेकर के एक अलग प्रक्रिया चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से ऐसे अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका दिया गया है जो कि सोशल इकोनॉमिक के आधार के जो 5 अंक हैं
उन्हें लेने को लेकर के बाट जो रहे थे। सरकार की तरफ से ये मसौदा तैयार किया गया था ऐसे लोगों के लिए जिनके घर के अंदर कोई सरकारी नौकरी नहीं है या फिर उनके घर के अंदर जो है मेन जो कमाने वाला व्यक्ति है यानी जो पिता है वो नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कुछ क्राइटेरिया सरकार की तरफ से सोशल इकोनॉमिक को लेकर के तय किए गए थे, जो कि हरियाणा के डोमिसाइल व्यक्तियों को ही पात्र इसके लिए बनाया गया था। इसी के विरोध में एक याचिका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर लगाई गई थी। इस याचिका में यह बताया गया था कि ये संविधान के नियम का उल्लंघन है, क्योंकि इस प्रकार से केवल हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के डोमिसाइल लोगों को ही इस प्रकार से जो सोशल इकोनॉमिक के अंक दिए जा रहे हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी इस प्रकार का एग्जाम देते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ ये दलील भी दी गई थी कि पहले से ही आरक्षण की एक व्यवस्था की गई है, अलग अलग वर्गों को आरक्षण देने को लेकर के पहले ही एक व्यवस्था की गई है और सोशल इकोनॉमिक के आधार पर अगर अंक दिए जाएंगे तो ये एक और वर्ग जो है वो आरक्षण के लिए पात्र बनता हुआ नजर आएगा, जो कि आरक्षण जो नियम है उनका भी कहीं ना कहीं उल्लंघन के तौर पर देखा जा रहा था। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए 5 अंक जो सोशल इकोनॉमिक के हैं ग्रुप डी के अंदर, उन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सरकार इस पर अपना पक्ष किस प्रकार से लेकर के जाती है, किस तरीके से ये मसौदा तैयार किया गया है, इस पर अब सरकार को अपना पक्ष पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर रखना है। लेकिन फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि हाई कोर्ट के इस स्टे से ग्रुप डी के जो अभ्यर्थी थे जिन्हें सोशल इकोनॉमिक के 5 अंक की उम्मीद थी, उनकी उम्मीद अब जो है फिलहाल टूटते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ याचिकाकर्ता ने यह बात भी यहाँ पर रखी थी कि 95 अंक के आधार पर ही जो मार्क्स है वो दिए जाने हैं, यानी 100 नंबर का जो एग्जाम है उसमें 5 नंबर सोशल इकोनॉमिक के हैं और 95 अंक में से बाकी अभ्यर्थियों को अंक मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा गैप जो है वो बनते हुए नजर आएगा और जिसका नुकसान जो है वो पात्र अभ्यर्थी जो तैयारी करके गए हैं उन्हें नहीं मिल पाएगा और एक अलग वर्ग जो आरक्षण को लेकर के आरक्षण के तौर पर देखते हैं जितेंद्र, अब हरियाणा सरकार की तरफ से जवाब दाखिल करने के बाद ग्रुप डी के 13,000 से ज्यादा इन अभ्यर्थियों के भविष्य पर क्या फैसला होता है। जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और अहम खबर पर हम आप ही का रुख करेंगे। बता दें अपने दर्शकों को कि कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस है आज और कांग्रेस ने नागपुर में इसके लिए रैली आयोजित की और इस रैली को टाइटल दिया गया है तैयार हम। रैली का नाम रखा गया है तैयार हम। इस रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंचेंगे और आवाम को संबोधित करेंगे। कई राज्यों से कांग्रेस के बड़े दिग्गज इस रैली में मौजूद रहेंगे। हरियाणा से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई नेता इस रैली में मौजूद रहेंगे। बता दें आपको कि कांग्रेस ने 10 लाख लोगों के जुटने का दावा किया है। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड इस खबर पर भी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस है, जाहिर है कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाना था पार्टी की तरफ से और इसे लेकर बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज इसमें शामिल होंगे। ये भी दावा किया गया है कि 10 लाख से ज्यादा लोग इस रैली में जुटने वाले हैं। आप तफसील से बताइए इस रैली के बारे में, इस खास कार्यक्रम के बारे में। जितेंद्र, देखिए बिल्कुल मुमताज, आज कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस को मनाने के लिए जिस जगह का चयन किया गया है वो चयन भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि नागपुर के अंदर इस रैली को आयोजित किया जा रहा है तैयार हम इस रैली का नाम रखा गया है। जिस मैदान के अंदर तमाम जो कार्यकर्ता नेता एकत्रित होंगे उस मैदान का नाम रखा गया है भारत जोड़ो मैदान। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ ये नाम है, जो कि राहुल गांधी की यात्रा का नाम था और अलग अलग मंच इसको लेकर के बनाए गए हैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लिए, कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों के लिए और कांग्रेस के दूसरे बड़े कार्यकर्ताओं के लिए, दूसरे बड़े पदाधिकारियों के लिए। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस अपना पूरा शक्ति प्रदर्शन नागपुर, जो कि आरएसएस का गढ़ माना जाता है पूरे तौर पर, वहां इस प्रकार का आयोजन करते हुए लाखों की भीड़ इकट्ठा करने का जो दावा कर रही है, ये दर्शाता है कि कांग्रेस साल 2024 से पहले, मिशन 2024 से पहले एक बिगुल फूंकने की कोशिश करते हुए नजर आएगी इस मैदान के अंदर और लाखों लोगों की जो भीड़ जुटाने की बात कही जा रही है, इसे कांग्रेस का मिशन 2024 से पहले शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के तमाम जो शीर्ष नेता हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर के प्रदेशों के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। हरियाणा से भी अगर हम बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा
सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कई जो बड़े नेता हैं वो इस रैली के अंदर पहुंचते हुए नजर आएंगे। जी। और एक बड़ी भीड़ जो है वो यहाँ पर जुटाने को लेकर के लक्ष्य रखा गया है कांग्रेस की तरफ से। जी जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इन सभी खबरों की तह तक पहुंचने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश का लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में एक अहम बैठक हुई। हिमाचल कांग्रेस के सभी बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहे। एआईसीसी ने लोकसभा चुनाव के संभावित उम्मीदवारों की सूची भी मांगी है हिमाचल कांग्रेस से। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जल्द उम्मीदवारों के नाम घोषित करने की पैरवी भी की। राहुल गांधी ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को आदेश दिए, सरकार ने पार्टी के सीनियर नेताओं और वर्करों की नियुक्ति करें, खाली बोर्ड निगमों में उन्हें जगह दी जाए। और हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर इस खबर पर बने हुए हैं। प्रदीप, काफी अहम बैठक हुई दिल्ली में एआईसीसी की और इस दौरान हिमाचल कांग्रेस से लोकसभा के संभावित उम्मीदवारों की सूची मांगी गई है, यानी कि सरगर्मियां पूरी तरह से तेज हैं लोकसभा चुनाव को देखते हुए। आप तफसील से बताइए और क्या क्या हुआ इस बैठक। देखिए, पिछले कल ये बैठक हुई है और काफी लंबी ये बैठक चली। इसमें हिमाचल कांग्रेस के लगभग 35 नेता मौजूद रहे, जिसमें खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह। इनके अलावा जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी मौजूद रहे, सीपीएस भी मौजूद रहे, कई विधायक भी इस बैठक में मौजूद थे। कुल मिलाकर लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी और उसी से जुड़ी चर्चा हुई है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि यहाँ पर 4 में से 4 सीटें आनी चाहिए, सरकार का फायदा यहाँ पर मिलना चाहिए। लेकिन जो जरूरी बातें उससे पहले करने की हैं उसको लेकर भी चर्चा हुई है, चाहे वो बोर्ड निगमों में जो खाली पद चल रहे हैं जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स इसमें की जाती हैं और उसमें जो सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, या फिर जो चुनाव कई बार हारे होते हैं या चुनाव वक्त उन्होंने टिकट किसी दूसरे के लिए किया होता है, ऐसे लोगों के साथ वायदा किया गया होता है कि जब आप हम सत्ता में आएंगे तो आपको सरकार में जिम्मेदारी मिलेगी। तो बहुत सारे पद जो है हम कह सकते हैं कि वो अभी खाली है निगम और बोर्डों में। उनमें इन नेताओं की को भरा जाए, इन नेताओं को जिम्मेदारी वहां पर की जाए, ताजपोशी इनकी की जाए। इसको लेकर राहुल गांधी ने इस बैठक में अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले, ताकि अगर ऐसी नियुक्तियां हो जाती हैं तो उसका जो उस क्षेत्र में फायदा मिलता है, जिस क्षेत्र में उस नेता का प्रभुत्व होता है और उसका लोकसभा चुनाव में फायदा मिल सकता है। इसके साथ साथ कैंडिडेट को लेकर भी चर्चा हुई है। फिलहाल जो एआईसीसी की तरफ से जो बैठक कल बुलाई गई थी उसमें मुख्यमंत्री को भी और कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि आप संभावित जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सूची हमें भेजें, उसके बाद पैनल बनाकर एक ऐसा भेजें कि किसको कैंडिडेट यहाँ से बना सकते हैं और उसका क्या प्रभाव अपने क्षेत्र में है, उसकी जीत की संभावनाएं किस तरह की हैं। इस ऐसा एक पैनल बनाकर आप दिल्ली भेजें, उसके बाद कुछ नाम फाइनल किए जाएंगे और फिर कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह वो भी बार बार इसका जिक्र कर रही है कि कैंडिडेट्स के नाम जल्दी अनाउंस होने चाहिए। तो इसका अगर रहते कैंडिडेट्स के नाम, उम्मीदवारों के नाम घोषित हो जाए, बीच में जा पाएगा और लोगों के बीच मिलेगा, डिबेट बनाएगा, तो उसका लोकसभा चुनाव में फायदा होगा। तो वो काफी अहम बैठक थी और सरकार संगठन को लेकर भी चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव पर पूरा फोकस जो है इस बैठक में रहा है। जी, बेहद शुक्रिया प्रदीप आपका इस अहम खबर की तह तक पहुंचने के लिए, बहुत शुक्रिया। और यहां हम अब रुख करेंगे उत्तराखंड का। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार के खिलाफ फिर से बिगुल बजा दिया है। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा। तो बेरोजगार नौजवानों के समर्थन में उतर आए हरीश रावत। स्वस्थ होने के बाद राजीव गांधी की मूर्ति से महात्मा गांधी की मूर्ति तक पदयात्रा भी करेंगे। उन्होंने ऐसा ऐलान किया। यूके एसएससी आयोग पर हरीश रावत ने सवाल उठाए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को लेकर भी हरीश रावत ने बात की, यानी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरे जितने भी परीक्षा लेने वाले बोर्ड बनाए गए थे उनकी गतिविधियां शांत हो गई हैं, कहना हरीश रावत। राव शफात अली हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ बने हुए इस खबर पर। राव शफात, अब एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूदा सरकार पर हमलावर हो गए और इस बार उन्होंने मुद्दा चुना है बेरोजगारी। तफसील से बताइए जरा। मुमताज, देखिए, उत्तराखंड में बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है और धामी सरकार ये प्रयास भी कर रही है कि जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको नौकरियां दी जाए। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने ये जानकारी दी है और कोई भी मौका वो राज्य सरकार को घेरने का नहीं छोड़ते हैं।
कुछ दिनों से वो अस्वस्थ चल रहे थे क्योंकि एक एक्सीडेंट हुआ था, दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं घर पे। लेकिन अब यूके एससी और यूके ट्रिपल एससी पर उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए हैं, क्योंकि दोनों जो भी एजेंसी हैं वो परीक्षाएं कंडक्ट करती हैं और 1 वर्ष हो चुका है, परीक्षाएं हुई थी लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया है, परिणाम नहीं आया है। तो नौजवान इंतजार कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसी पर निशाना साधा है। एक लंबी सी पोस्ट लिखी है उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ और उन्होंने कहा है कि मेरे पास नौजवानों के समर्थन में या जनता के समर्थन में एक बड़ा हथियार है, वो है मौन उपवास। लेकिन अब क्योंकि वो दुर्घटनाग्रस्त हुए थे और स्वस्थ होने के कगार पर हैं, तो वो अपना एक फिजिकल टेस्ट भी कर लेंगे। इसके साथ ही वो नौजवानों के पक्ष में जो राज्य सरकार नौकरी नहीं दे रही है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसके विरोध में वो राजीव गांधी की मूर्ति से लेकर के महात्मा गांधी की मूर्ति तक पद यात्रा करेंगे और ये उनके अकेलों की पद यात्रा होगी। हालांकि देखिए कहा जरूर जाता है लेकिन कार्यकर्ता साथ में हो जाते हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ये पोस्ट लिखी है और उन्होंने ये निशाना साधा है कि भाजपा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, बेरोजगारी को रोकने के लिए सत्ता में आती है, लेकिन सत्ता में आकर के वो क्या कुछ करती है ये सबको पता है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग पंक्तियों में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार पर ये निशाना साधा है। और जब वो स्वस्थ हो जाएंगे और संभावना है कि बहुत जल्दी वो स्वस्थ होने के बाद जैसा उन्होंने लिखा है कि वो राजीव गांधी की मूर्ति से लेकर के और करीब करीब देखिए 1 किलोमीटर का ये पड़ता है जो मार्ग है महात्मा गांधी की मूर्ति तक, तो वो पैदल पद यात्रा करेंगे और इसके पीछे का मकसद यही है कि राज्य सरकार को घेरा जाए। दूसरा, क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव बहुत करीब है, देखिए मुमताज, और विपक्ष हर एक मुद्दे को भुनाना चाहती है और बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त मुमताज उत्तराखंड में। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जानते हैं कि नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना या उनके पक्ष में बोलना, उनके समर्थन में उतरना आने वाले वक्त में लोकसभा के चुनाव में भी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो 2024 से जोड़ करके भी इस विरोध को देखा जा सकता है। जी, बेहद शुक्रिया आपका राव शफात इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम खबर की तह तक में इतना ही। मुझे दें इजाजत, अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अब तक के साथ।